अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और सत श्री अकाल। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल्ला शाद और एक बार फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज जो हमारे साथ शख्सियत हैं वो इंतहाई अहम है, क्योंकि एक तो वो अक़लियती अमूर के वज़ीर हैं हुकूमत पंजाब में, और उसके साथ साथ जो उनका बुनियादी तारफ़ है वो ये है कि वो पाकिस्तान की तारीख़ के पहले सिख वज़ीर हैं जो सिख बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रमेश सिंह अरोड़ा साहब। सत श्री अकाल सरदार। सत श्री अकाल जी एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम पे आने का। और सर, इस प्रोग्राम का आगाज भी चूंकि मैं चाह रहा था कि हम इंटरफेथ हारमनी के ऊपर बात करें, और इस हवाले से बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि कुछ शरारती अनासर हैं वो ये गलत तासर देने की कोशिश करते हैं कि शायद यहाँ पर जो इंटरफेथ हारमनी की सिचुएशन है किसी एक इनफरादी वाक़े को वो बुनियाद बनाकर तूफ़ान बदतमीज़ी खड़ा कर देते हैं। तो इस हवाले से सबसे पहले तो मैं आपके तासरात जानना चाहता हूँ कि अक़लियती बरादरी से ताल्लुक़ रखने और एट द सेम टाइम हुकूमत का हिस्सा होने पे आपकी लोगों से मुलाकात होती है, आप तकारीब से खिताब करते हैं, आपके डेली लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो आपने अभी तक इस हवाले से आपका क्या तजुर्बा रहा है? थैंक यू वेरी मच जी। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने मुझे मौका दिया कि आपके चैनल के तवस्सुत से मेरी आवाज़ दुनिया भर तक पहुँच सके। और अभी जो आपने थोड़ी देर पहले बात की कि नो डाउट पाकिस्तान एक डाइवर्स कंट्री है। पाकिस्तान की खूबसूरती है कि यहाँ पे डिफरेंट एथनिसिटी से, डिफरेंट रिलीजन से, डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग यहाँ पे रहते हैं और मोहब्बत का प्रचार करते हैं, क्योंकि ये धरती सूफियों की धरती है, गुरुओं की धरती है, और इस धरती से हमेशा प्यार किया है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जिनका अपना एक पर्सनल एजेंडा है, जो हमेशा पाकिस्तान को आइसोलेट करने की, डिस्टेबलाइज करने की बात करते हैं। तो आज हम बातचीत करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें लोगों तक आश्कार होंगी। और मैं ये नहीं कहता होता, हमेशा मैं एक बात करता हूँ, आई डोंट वांट टू से कि आई एम गोइंग टू प्रेजेंट the positive image of the country. No, I would present the true image of the country. और true image of the country is कि yes, हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हम मोहब्बत निछावर करने वाले लोग हैं, और पाकिस्तान की तो धरती बाबे नानक की धरती है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। जी सर, मजहबी रवादारी पे तो बात करेंगे, और इस हवाले से जो अभी पीछे बैसाखी का त्यौहार गुजरा है जो इसकी एक जीती जाती मिसाल, उस पर भी बात करेंगे। सर, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखें, इंटरफेथ हारमनी एक ऐसा टॉपिक है जो पूरी दुनिया के अंदर हमेशा सुर्खियों के अंदर रहता है, और पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इसकी सूरत हाल बहुत बेहतर है। लेकिन मैं आपसे फिर भी जानना चाहूँगा कि वो कौन से चैलेंजेस है जो दरपेश रहते हैं पाकिस्तान का, जो आप कह रहे हैं ट्रू फेस और जो मुस्बत तासर है वो दुनिया को दिखाने में? देखिए, एक चीज़ तो हमें अंडरस्टैंड करनी चाहिए, जियोग्राफिकली जहाँ पे इस पाकिस्तान वाक़या है, वी आर सराउंडेड बाय रादर 4 कंट्रीज। हमारे एक तरफ अफगानिस्तान है, एक तरफ हमारे चाइना है, फिर हमारे साथ ईरान है, फिर भारत है। और ये एक ऐसा कंट्री है जो बहुत सारे मिनरल से, माइन से खुदा के बहुत सारे दिए हुए रिसोर्सेज से मालामाल है, और बहुत सारे मुल्कों की इस वक्त हमारी ज़रूरत भी है, बहुत बड़ी मिसाल आपके सामने है। तो वो लोग जिनके अपने इंटरेस्ट हैं वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाए, और उन्हें इससे एक लंबे अरसे से उसकी एक लंबी दास्तान है। हर एक ने आके किसी न किसी कैसे इस पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए अपना हिस्सा डाला। आज भी आपने देखा, जब हम बात करते हैं, मैंने जिस तरह शुरू में कहा, इंट्रो में कहा कि पाकिस्तान की जो धरती है वो इसलिए सिखों के लिए बड़ी मुतबरक है, और सिख हमेशा जब दुआ मांगता है तो दुआ मांगता है कि पाकिस्तान के मुझे दर्शन दिदारे हों, पाकिस्तान के अंदर गुरुद्वारों के मुझे दर्शन दिदारे हों, वो दुआ मांगता है। और दुनिया भर का सिख, चाहे वो फार ईस्ट में बैठा है, चाहे वो ईस्टर्न यूरोप में बैठा है, चाहे वो यूके में बैठा है, चाहे कनाडा अमेरिका में बैठा है, हर सिख यहाँ पे पाकिस्तान, और चाहे वो इंडिया में बैठा है, पाकिस्तान आना चाहता है। अभी हमने बैसाखी की बात की, बैसाखी का फेस्टिवल आपके सामने है। बैसाखी के फेस्टिवल पे मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पंजाब का, जिन्होंने जैसी ओथ लिया बीइंग ए चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, तो उन्होंने सबसे पहले स्पीच पार्लियामेंट के अंदर खड़ी की कि माइनॉरिटी मेरे सर का ताज है, माइनॉरिटी को लुक आफ्टर करना, माइनॉरिटी को उनका हक दिलाना, ये मेरी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मैं मियां नवाज शरीफ के विजन को लेके आगे चलूँगा। और आपने देखा पिछले चंद माह में जब से हमारी हुकूमत आई है, पिछले 2-3 माह में हमने ईस्टर का फेस्टिवल बड़े अच्छे तरीके से किया, हमने होली का फेस्टिवल बड़े अच्छे तरीके से किया, उसके बाद बैसाखी को सरकारी तौर पर हमने बनाया, और बैसाखी में मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा खुद जो हमारी सिख कम्युनिटी आई थी उनको मिलने के लिए करतारपुर साहब तशरीफ लेके गई। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब पंजाब साहब तशरीफ लेके आए। इसी तरीके से लाहौर के अंदर शाही किला के सामने हमने बहुत बड़ा एक ग्रैंड फेस्टिवल किया और एक फेस्टिविटी की, ताकि हमारे जो यात्री साहबान आए हैं भारत से
ان کو موقع مل سکے اور وہ اپنے اس ایونٹ کو بیساکھی جو ہمارا کلچرل فیسٹیول اپنے مسلمان دوستوں کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ پاکستانیوں کے ساتھ مل کے اس کو ہم سیلیبریٹ کریں. سو پاکستان بڑا خوبصورت ہے لیکن جب بہت ساری اچھی باتیں ہوں تو وہ لوگ جو اچھی باتوں کو پسند نہیں کرتے وہ اپنا نیگیٹو رول پلے کرتے لیکن لیٹ دیم ڈو اٹ. ہم ان کو یہ کہتے ہیں وہ اپنا کریں ہم اپنا کام کریں وہ اپنا کام کرتے رہیں. ہم نے ہمیشہ محبتیں بکھیرنی ہے. سر یہ تو آپ نے بیساکھی فیسٹیول میں مجھے خود بھی جانے کا موقع ملا اور چڑھتے پنجاب سے تقریباً 3000 اور انٹرنیشنل ڈائسپورا سے 2000 اور باقی وہاں پر ہزاروں سکھ یاتری موجود تھے جنہوں نے آ کے اپنا اچھے ایکسپیرینس کو ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے. میں اس پہ یہ آپ سے پوچھوں گا کہ جب اس کا آغاز ہوا ادھر پنجا صاحب سے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پر جو انٹرنیشنل ڈائسپورا تھا اس کی بہت بھرپور نمائندگی تھی. یورپین کنٹریز کے ویسٹرن کنٹریز کے وہاں پہ ایون چند ساؤتھ ایشین کنٹریز کے وہاں پر جو سفراء تھے ڈپلومیٹس تھے وہ موجود تھے. اور اس کے اندر ہم نے دیکھا سر میں 2 واقعات کوٹ کروں گا. ایک تو اسی سب کے چلتے ہوئے ایک کچھ شرارتی عناصر جو یقیناً سرحد پار بیٹھے تھے ان کی طرف سے فیک ویڈیوز اور اس طرح کی چیزوں کے ذریعے اس مثبت چیز کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی. اور ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے دیکھا کہ آپ نے وہاں پر جو بھارتی سفارتکار ہیں انہیں بھی اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلایا. تو میں تو اس حوالے سے تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ پالیسی شفٹ تھا یا یہ دوستی کا ہاتھ بڑھایا گیا ہے. آپ اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے؟ دیکھیے جی ہم تو ہمیشہ دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں اور ہم نے کبھی کوئی ایسی ہماری کوئی پالیسی نہیں رہی کہ ہم نے اپنی جو نیبرنگ کنٹریز ہے میاں نواز شریف صاحب کی بات ہمیشہ وہ چاہتے کہ ہمارے سارے جتنے بھی نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہو اور ہم نے ہمیشہ اس چیز کو پروموٹ کیا. یہ ریاست پاکستان کی بھی یہی پالیسی رہی کہ ہم چاہتے کہ ہمارے نیبرنگ کنٹری کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں لیکن برابری کی سطح پہ. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کوئی آپ کو دھکا مارتا جائے آپ کو دیوار کے ساتھ لگاتا جائے آپ کہیں میں چاہتا ہوں کہ میرے دوستانہ تعلقات کیونکہ ہم بھی ایک قوم ہے ہماری بھی لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی گالی دے رہا ہے اور گالی کے باوجود آپ اس کے ساتھ محبت کر کے کرتے تو پھر سم ٹائم ایسا موقع آتا ہے. آج جس طریقے سے ابھی ہمیں کچھ دن پہلے ہم نے یوم تکبیر بنایا اور ہم نے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنایا اور یہ بھی میاں نواز شریف صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے جب چاغی میں جا کے ہم نے انڈیا کے 2 کے مقابلے میں 5 ایٹمی دھماکے کر کے بتایا کہ پاکستان ناقابل تسخیر ہے. تو ہم بالکل جی ہم ایٹمی ملک ہیں بٹ ہم اس کے ساتھ ساتھ ایک رسپانسبل نیشن بھی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے ایٹمی اس کے باوجود ایٹمی ملک ہونے کے باوجود ہم نے جو رسپانسبلٹی ہم نے اس کو کس طریقے سے لے کے چلنا ہے. اور آپ جو سفراء کی بات کریں دیکھیے پاکستان کے بارے میں انفارچونیٹلی پرسپشن انٹرنیشنلی بہت سارے جس طرح میں نے پہلے کہا بہت سارے لوگوں نے ایسی پی آر فارمز ہائر کی ہوئی ہیں لابیسٹ ہائر کیے ہیں باقاعدہ طور پہ پروگرامز ہوتے ہیں ٹویٹر اسپیس پہ ہوتا ہے اس کے بعد بہت سے چینلز پہ ہوتا ہے پوڈ کاسٹ ہوتے ہیں اور وہاں پہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں. سو ان سفراء کو میرا جو پرپز تھا بنانے کا یہی تھا کہ آپ آئیے آ کے دیکھیں کہ ہم کس طرح امن اور محبت اور پیس کی بات کرتے ہیں. ہم یہاں پہ ایک دوسرے کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں. یہاں پہ ہمارے پاس پنجا صاحب میں ہزاروں لوگ آئے اور جب سفراء آئے وہ یورپین بھی تھے وہ یو کے سے بھی تھے وہ ساؤتھ ایشیا سے بھی تھے بہت سارے سفراء آئے. اور آپ نے جو بھارت کی بات کی بھارت کے سفیر بھی آئے ہم نے ان کو بھی آنر کیا. جب وہ گردوارا صاحب آئے ہم نے ان کو آنر کیا. جب سارے سفراء بیٹھ کے لنگر کھا رہے تھے ہم نے ان کو بھی آنر کیا. سو دیر از نو پالیسی شفٹ. ہم بالکل جی محبت کرنے والی قوم ہے اور ہم محبتیں بانٹتے ہیں. ہم تو ہر ایک کو ویلکم کرتے ہیں اور گردوارا تو سب کے لیے سانجھا ہے کوئی بھی ہے ہم ان کو وہاں پہ بابے کے مہمان ہیں. جی سر اس کے اندر میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ چونکہ میں بتایا جیسے کہ مجھے جانے کا موقع ملا اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو پاکستان کے اندر ایک تو سکھ ازم کے لیے یہ اتنی گروؤں کی دھرتی اسے کہا جاتا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے بھی اپنی اسپیچ میں اسے گروؤں کی دھرتی قرار دیا تھا. میں نے یہ دیکھا کہ جو گردوارا ہیں ان کی رینوویشن کے لیے اور ان کی تزئین و آرائش کے لیے اور ان مقامات کو سیو رکھنے کے لیے حکومت کی طرف سے کوئی پلان ترتیب دیا گیا اور اس کو ایک پروجیکٹ کی صورت میں شروع کیا گیا اور یہ دیکھنے کو بھی نظر آیا. آپ سر جب آئے تھے اقتدار میں آپ نے اس سے پہلے کہا تھا کہ آپ آئیں گے تو کرتارپور جو راہداری ہے اسے 24 گھنٹے کے لیے اوپن کر دیا جائے گا اور یہ بڑا ایک انقلابی بات آپ نے کی تھی. تو اس حوالے سے کون سے اسپیشل پروجیکٹس چل رہے ہیں اور یہ کرتارپور والی خوشخبری ہمیں کب سننے کو ملے گی؟ دیکھیں جی جیسے میں وزیر بنا اور وزیر کے ساتھ ہی میں پاکستان سکھ گردوارا پربندھک کمیٹی کا پریزیڈنٹ بنا تو میں نے اپنی پی ایچ ڈی پی سی کی کابینہ کے ساتھ اور بینگ اے منسٹر فار مائنورٹی افیئرز ان پنجاب مجھے میری چیف منسٹر کی پوری سپورٹ ہے جی. اور میری چیف منسٹر مجھے ہمیشہ ہی ان کی طرف سے ایک واضح ہدایت ہوتی ہے کہ جو بھی ہمارے سکھ
यात्री आ रहे हैं, जो भी हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी है, जो भी हमारे हिंदू भाई है, उनकी खिदमत में कोई कसर नहीं उठा रहा है। और आपने देखा पिछले दिनों, जिस तरह मैंने पहले बात की, ईस्टर को हमने मिलकर सेलिब्रेट किया। पहली दफ़ा हुआ कि ईस्टर पे हमने 10,000 लोगों को ईस्टर की स्पेशल ग्रांट दी। उसके बाद होली पे हम अपने हिंदू भाइयों के साथ उनको होली की ग्रांट दी, और फिर अभी बैसाखी पे। जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, यस, हम इसको एक तो ये करने जा रहे हैं, मेरी बात हो चुकी है। मैंने जब एम्बेसडर लाज बना करतारपुर कॉरिडोर का, मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को, शहबाज शरीफ साहब से भी रिक्वेस्ट की थी कि हम इसको 24 आवर्स करें, ताकि हमारा वो जो सिख यात्री सुबह मत्था टेकना आना चाहता है या शाम को मत्था टेकने आना चाहता है, तो उसको भी एक्सेस दें। मेरी गवर्नमेंट इस पे दिन रात काम कर रही है, वी आर वर्किंग ऑन इट, और मैं आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि जो भारत के साथ डायलॉग होता है, अगला एमओयू साइन होता है, तो उसमें हम ये चीज़ अपने जो सिख यात्री हमारे सरहद के उस पार बैठे हैं और वो सुबह अमृत वेला करना चाहते हैं, शाम को संध्या वेला का टाइम करना चाहते हैं, रात यहाँ पे दरबार साहब में गुजारना चाहते हैं, तो हम इसको 24 आवर्स के लिए कर देंगे, ताकि संगत और यहाँ पे रुके। लाइकवाइज अब हम करने ये जा रहे हैं कि जितने भी हमारे हिस्टोरिकल स्थान है, और चीफ मिनिस्टर साहब इस पे, जो हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट है, उनके साथ बाकायदा तौर पर मीटिंग भी हो चुकी है। हम इन सारे स्पॉट्स को रिलीजियस एंड कल्चरल टूरिज्म के लिए एक्सेस करना चाह रहे हैं, और वहाँ पे हम फैसिलिटीज दे रहे हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा, इट्स नॉट वन डे एक्टिविटी, यू नो, पाकिस्तान के अंदर ज़ाहिर सी बात है हमारी और भी बहुत सारी प्रायोरिटीज़ हैं, तो हमने देखना ये है कि हमने किस तरीके से इसको करना है। तीसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जब बनी, इस दफ़ा हम एक इंटरनेशनल एडवाइजरी कमेटी बनाने जा रहे हैं। उस इंटरनेशनल एडवाइजरी कमेटी में हमें क्रॉस द वर्ल्ड जो हमारे सिख भाई बैठे हैं, चाहे वो अमेरिका में बैठा है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, चाहे वो मलेशिया में बैठा है, चाहे वो केन्या में बैठा है, या किसी और जगह बैठा है, हम उनको इंगेज करें, इन्वॉल्व करें, वो आए। आके ये जो बाबे नानक की धरती है, ये सिर्फ हमारी पाकिस्तानियों की धरती नहीं है। इसके लिए हमारा वो सिख जो अमेरिका में बैठा है, हमारा वो सिख जो भारत में बैठा है, हमारा सिख वो जो किसी और जगह बैठा है, वो 2 टाइम अरदास करता है कि मुझे ननकाना साहब के, पंजा साहब के, करतार साहब के दर्शन हो। हम चाहते हैं कि वो आए, आके अपने इस विरसे को संभालें, हमारी मदद करें, और हम इसकी प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन में करें, ताकि हम इस विरसे को क्लेम हम करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर वी आर द वन जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर सिख विरसे को संभाला हुआ है। हाँ, अब टाइम है इसकी कंजर्वेशन का, प्रिजर्वेशन का, रेस्टोरेशन का। तो हम चाहते हैं कि हमारे सिख भाई आए, एंड वी आर ओपन फॉर इट। हम कार सेवा शुरू करवाने जा रहे हैं, मेरे पास बहुत सारे लेटर्स आए हुए हैं जो लोग कार सेवा करना चाहते हैं, सो वी आर गोइंग टू ओपन द कार सेवा, ताकि आए वो अपनी कार सेवा करें, और ताकि जो सिख विरसा पाकिस्तान के अंदर है उसको महफूज कर सकें। सर, ये तो बड़ा एक इनकलाबी चीज़ बता रहे हैं। इस हवाले से मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा था कि जिस तरह बैसाखी हो गया, या आपने दूसरे जो त्यौहार थे उनकी मिसाल दी, उसके अंदर ये कि बेसिकली हम इंटरनेशनल डायस्पोरा को अप्रोच कर रहे हैं कि हम उन्हें यहाँ पर आप हमारे पास आएँ, आप चीज़ों को खुद अपनी नज़र से देखें, और फिर वो जो तासर आप अपनी हकीकी नज़रों से फर्स्ट हैंड आपका एक्सपीरियंस है वो लेके जाएंगे, और वो आप आगे दुनिया को बताएं। इस हवाले से मैंने पूछना था कि चंद रोज़ के अंदर एक और तकरीब भी हो रही है, जिसके अंदर खसूसी तौर पर जो फार ईस्ट की सिख कम्युनिटी है उनके हवाले से बात की गई है। आपने कहा था कि हम अपना सारा जोर वेस्टर्न कंट्रीज पर रखते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड हैं, तो वहाँ की संगत को किस तरह से इंगेज किया जाएगा, और इस हवाले से ये जो एडवाइजरी बोर्ड है ये किस तरह से काम करेगा, और इसके हवाले से देखें साइमल्टेनियसली दीगर स्ट्रेटजीज क्या अडॉप्ट की जा रही हैं हुकूमत की तरफ से। देखिए, हम एक 4 जून को एक हम सिंपोजियम करने जा रहे हैं, और सिंपोजियम का जो मेन टाइटल है दैट इज सिखिज्म, और सिखिज्म की कंट्रीब्यूशन है पर्टिकुलरली आपकी डेवलपमेंट के हवाले से इन फार ईस्ट और बाकी जगहों पे। इस पर कोई शक नहीं कि हमारा जो सिख भाई बहन बैठे हुए हैं, यूरोपियन है, कैनेडियन है, अमेरिकन है, उनकी एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा, बट हमारा एक जो दूसरा एरिया जो हमारा अभी तक उस तरीके से नहीं किया, हम चाहते हैं कि हम उस फार ईस्ट को भी, क्योंकि फार ईस्ट के अंदर उस पूरी डेवलपमेंट के अंदर हमारी सिख कम्युनिटी की बड़ी कंट्रीब्यूशन है। ग्लोबली सिख कम्युनिटी जहाँ पे भी गई है उन्होंने पीस की बात की है, उन्होंने मोहब्बत की बात की, उन्होंने उस इलाके की डेवलपमेंट की बात की है। सिख चाहे अमेरिकन हो, सिख चाहे जिधर भी हो, वो हमेशा जहाँ जिस धरती पर रहता है उस धरती की बात करता है, उस धरती को जिंदाबाद करने की बात करता है। तो हम फार ईस्ट के लिए एक सिंपोजियम करने जा रहे हैं। उस सिंपोजियम के अंदर हमारे कुछ दोस्त भाई आ रहे हैं, पाकिस्तानी भी होंगे, और हम बता रहे हैं कि सिख हमारी जो कम्युनिटी है किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रही है ग्लोबली टुवर्ड्स द पीस, टॉलरेंस और उस इलाके की डेवलपमेंट के हवाले से। सर, ये तो आपने बताया, और वाकई वहाँ पे जिस तरह एक पौड़ी इस्तेमाल की जाती है, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया कौन पले को मंदे, यानी उनकी तरफ से तो प्रॉस्पेरिटी की बात की जाती है। लेकिन सर, हम ये देखते हैं कि जो उनका मेन इलाका तस्वर किया जाता है भारतीय पंजाब,
بھارت کے الیکشنز کے اوپر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں. 1 جون کو ان کا 7واں مرحلہ ہو جائے گا لوک سبھا الیکشن کا, اور اس کے اندر پنجاب کے اندر بھی 13 سیٹس کے اوپر ووٹنگ ہونے جا رہی ہے. لیکن ہم نے دیکھا وہاں پہ کہ گزشتہ کچھ عرصے کے اندر وہاں پہ جب ایک مخصوص جماعت برسر اقتدار آئی ہے, شاید سکھ ازم کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا یا ان کی کسانی کے اوپر, ان کے زراعت کے اوپر حملہ کیا گیا. اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے مورال کے اندر بھی تھوڑی سی کمی آئی ہے, اور وہاں پر ایٹ لارج ایک انریسٹ کی صورتحال ہے. کیونکہ عالمی منظرنامے پر نگاہ ڈالیں تو اس حوالے سے جو سکھ برادری سے تعلق رکھنے والے چند اہم رہنما ہیں, ان کے ساتھ بھی ان کے اوپر ٹارگیٹڈ اٹیکس ہوئے اور انہیں اسیسینیٹ کیا گیا. اس حوالے سے بتائیے گا کہ جو وہاں کی کمیونٹی ہے جو خود کو ڈیمورلائزڈ فیل کرتی ہے, ان کے لیے کیا پیغام ہے اور کیسے وہ خود کو, کیونکہ جیسے کہا جاتا ہے کہ ایک اکیلا سنگھ جو ہے وہ 1.25 لاکھ پر بھاری ہے, تو وہ اس صورتحال سے کیسے نکل کر آئیں گے؟ دیکھیے جی, ابھی آپ بات کریں انڈیا کے اندر الیکشنز ہو رہے ہیں, یہ تو ان کا انٹرنل معاملہ ہے. انہوں نے الیکشنز کیسے کنڈکٹ کروانے ہیں, فیئر ہونے ہیں, فری ہونے ہیں, کون ووٹ کرتا ہے کون نہیں کرتا, تو ہم ان کی انٹرنل پالیٹکس میں تو ہم انٹرفیئر نہیں کریں گے, بیکاز وی آر اے ساورن کنٹری, انڈیا از اے ساورن کنٹری. وہ ہمیں مانے یا نہ بنے, بٹ وی ٹریٹ دیم کہ دے آر ساورن کنٹری. ان کے اپنے کانسٹیٹیوشن, اس کے مطابق اپنا الیکشن کرواتے ہیں. اب میں کوئی بھی ایسی بات کر کے میں ان کے الیکشن کو سیبوٹاج نہیں کرنا چاہتا, ان کا ایک پروسیس ہے, اس پروسیس میں جو بھی سمجھتے ہیں. لیکن کچھ حقیقتیں ہیں, اور وہ حقیقت یہ ہے کہ انفارچونیٹلی پچھلے 5 سالہ دور میں جو رپورٹس آئی ہیں, میں نہیں کہہ رہا, یہ انٹرنیشنل میڈیا پہ آئی ہیں, ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز یہ کہہ رہے ہیں, ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز یہ بات کرتے ہیں, اور خاص کر جس طریقے سے جو کسانی دھرنا تھا, جس طریقے سے وہاں ہمارے جو کسان تھے, جس میں زیادہ کیونکہ پنجاب کے اندر ہمارے سکھ بھائی ہیں, اور پنجاب انڈیا کے لیے ایک فوڈ باسکٹ کا رول ادا کرتا ہے, اور وہاں سے پورے انڈیا کو فیڈ کرتا ہے. کہتے ہیں کہ 60-70% جو فوڈ ہے, فوڈ ہے, وہ پنجاب پرووائڈ کرتی ہے. تو جس طریقے سے اس کو مس ٹریٹ کیا گیا, جس طریقے سے مس ہینڈل کیا گیا, جس طریقے سے لوگوں کو مارا پیٹا گیا, تو سرٹنلی اس کا فلیش بیک تو آئے گا. اور وہ لوگ جو وہاں پہ اس وقت بیٹھے ہیں, یہ جب لوگ آتے ہیں ہمارے پاس تو بات کرتے ہیں, تو مجھے ان الیکشنز کے بعد کیا ہوتا ہے میں نہیں سمجھتا. لیکن ایک چیز اب انڈیا کی عوام کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا وہ چاہتے ہیں کہ دنیا آج بھی جب بھارت کی بات کرے تو بھارت کی پہچان جو اپنے آپ کو سیکولر کہتا ہے, لیکن حقیقت میں وہ سیکولر نہیں ہے, لوگ کہتے ہیں. کیونکہ وہاں پہ ہیومن رائٹس کی جس طریقے سے وائلیشن ہوتی ہیں, چاہے وہ 6 جون, آپ کے سامنے بھی کچھ دیر بعد ہم 6 جون سیلیبریٹ کرنے جانا ہے, جو سکھوں کے ساتھ گولڈن ٹیمپل کی اس پورے کمپاؤنڈ میں اکال تخت صاحب پہ اٹیک ہوا, سکھوں کا مرڈر ہوا. پھر نومبر 1984 میں اندرا گاندھی کی صاحبہ کی جب ہوئی ہلاکت, اس کے بعد جس طریقے سے سکھوں کو دلی کے اندر شہید کیا گیا, مارا کیا. پھر اس کے بعد جو دلتس کے ساتھ ہوتا ہے, دلت تو اپنے ان کے ہندو کمیونٹی کے اندر, ہندو مذہب کے اندر دلت ان کے اپنے ماننے والے ہیں, ان کے اپنے مذہب کے لوگ ہیں, ان کے ساتھ جو ہوتا ہے. پھر جو کرسچن کمیونٹی کے ساتھ, نانس کے ساتھ ہوتا ہے, فادر کے ساتھ ہوتا ہے, چرچ کے ساتھ ہوتا ہے, پھر کشمیری مسلمانوں کے ساتھ جو ہوا. تو ایک بہت بڑی ہسٹری ہے. تو اب یہ انڈیا کی عوام کو فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ اس چیز کے ساتھ آگے دنیا میں جائیں گے, یا اس کا فیصلہ انہوں نے کچھ اور کیا. سو اب الیکشن آنے والے ہیں, انڈیا کے لوگ بڑے باشعور ہیں, بڑے سمجھدار ہیں, ان کو پتہ ہے کہ انہیں اپنا لیڈر کس کو, نیتا کو چننا ہے. کہ صرف اکانومی از ناٹ دا ون تھنگ کہ آپ اکانومی کی بیس کی بات کریں, دوسری طرف اپنی سوشل ایشوز میں آپ نے ان کو بھی دیکھنا ہے کہ آپ نے لوگوں کو سوشل ایکسیپٹنس کو, پیسفل کو ایگزسٹنس کو کس طریقے سے پروموٹ کرنا, تاکہ لوگ آپ کو صرف باہر جا کے یہ نہ کہیں کہ پیسہ تو بڑا ہے لیکن نہ بندے نے کول کس طرح دینے ویسے نہ تو عزت, نہ مان, نہ سلمان ہے, اور بندے نے بندہ نہیں سمجھتے. تو یہ آپ کو پتا ہم جس خطے سے ہیں. تو یہ آپ جو الیکشن ہو رہا ہے اس الیکشن میں لیٹس سی, بٹ میں بڑا پر امید ہوں کہ انڈین جو عوام ہے وہ اب فیصلہ سوچ سمجھ کے کریں گے اگر الیکشن میں. جی سر, بہت شکریہ. اس کے نال میرے ایک اور سوال ذہن چ آ رہا ہے سر. جویں بعض اوقات نا ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਰਟਨ ਇੱਕ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਨਾਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਾਸਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਇਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ ਹੈ. ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਵਿਸਾਖੀ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਮਨਾਈ ਹੈ, ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਈ ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅਲੱਗਾ ਸਾਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਹੋ. ਤੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ منظم کیمپین چلائی جاتی ہے, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ؟ دیکھو جی, آپ نے خود یہ بھی بات اپنے سوال کا جواب آپ نے خود ہی دے دیا. سکھ دھرم ایک نیارا دھرم ہے, سکھ دھرم ایک نیا دھرم ہے, اور سکھ دھرم جس طریقے سے آپ نے کہا 1699 میں
गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने एक न्यारा पंथ जाके इसकी सेपरेट आइडेंटिटी दी। हाँ, लेकिन सिख धर्म कभी किसी दूसरे धर्म को बुरा नहीं कहता, कभी किसी दूसरे धर्म को क्रिटिसाइज नहीं करता। इस्लाम है, बहुत सारी हमारी कॉमनैलिटीज़ हैं, अल्लाह एक है, हमारा दोनों का तौहीद पे बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है। इस तरीके से हिंदू मज़हब के अंदर ही बहुत सारी हमारी हो सकते हैं कॉमनैलिटीज़ हों, वो भी कहते हैं जुल्म नहीं करो, हम भी कहते हैं जुल्म नहीं करो, वो भी इंसाफ की बात करते हैं, हम भी इंसाफ की बात करते हैं। इसी तरीके से क्रिश्चियनिटी के अंदर मैंने देखा है तो हमारी कॉमनैलिटीज़ हो सकती है और हमें चीज़ों को जो हम दूसरे के साथ कॉमन है हम इनको डिस्कस करना चाहिए। लेकिन उनको ये कहे कि नहीं जी इट्स ब्रांच ऑफ माई रिलीजन सो इट्स नॉट लाइक दैट। हमारा जो सिख मज़हब है, सिख मज़हब बनाने का मकसद ही गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जब इसको एक न्यारा पंथ सजाया था 1699 में, तो सिख को एक अलहदा पहचान दी थी और गुरु साहब ने कहा था जेड़ा मेरे धर्म का होगा उसकी पहचान ये होगी। तो अभी हमने सबने मिलकर बैसाखी मनाई है। सो सिख इज़्म जी इट्स टोटली इंडिपेंडेंट रिलीजन, इट हैज नथिंग टू डू विद एनी रिलीजन। और ये जो हमने सिख मैरिज एक्ट भी पास करवाया था पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर, जब मैं MP था 2018 में, तो उस वक्त भी हमने ये लिखा था। और पाकिस्तान दुनिया में पहला मुल्क बना जहाँ पे सिख मैरिज एक्ट है। अनफॉर्चुनेटली भारत के अंदर आज भी जब हमारे सिख भाई सिख मैरिज एक्ट के अपने हिंदू मैरिज एक्ट के तहत उनकी शादी रजिस्टर्ड होती है, जब वो मैरिज सर्टिफिकेट लेने जाते हैं तो ये इसमें कोई शक नहीं कि वो आनंद कारज सिख अकायद के तहत होता है, लेकिन जो उनको वो सर्टिफिकेट मिलता है उसके ऊपर लिखा था हिंदू मैरिज एक्ट। सो पाकिस्तान के अंदर अभी कुछ दिनों बाद इंशाल्लाह हम जो सिख मैरिज एक्ट को हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, रूल्स ऑफ बिजनेस बना के हमने भिजवा दिए, वो बिल्कुल फाइनल स्टेज पे अप्रूवल के, तो इंशाल्लाह वो भी जल्दी आ जाएंगे और पंजाब के अंदर इसको लागू कर देंगे। सर इसी के साथ साथ जब आपने मैरिज एक्ट की बात की है उससे मेरे ज़हन के अंदर आया कि जिस तरह फिर दोबारा बात होगी सरहद पार की, वहाँ की जो जमात है वो एक नई चीज़ लाने की ट्राई कर रही है एंड दैट इज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर वहाँ पे लागू हो जाता है तो उसके अंदर सारी के सारी जो पूरी इंटायरिटी है इंडिया के अंदर वो हिंदू सिविल कोड के अंदर आ जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है जमात उनकी है, अक्सरियत उनकी है। बेसिकली यूनिफॉर्म सिविल कोड के नफाज की सूरत में ये होगा कि जितने भी शहरी हैं वहाँ के उस रीजन के, उनको उसी कानून को अपनाना पड़ेगा, चाहे वो शादी हो, ब्याह हो, तलाक हो, वरासत हो, जायदाद हो। जैसे जो मुसलमान है वो शरीयत पर अमल करते हैं, इसी तरह जो सिख बरादरी है वो अपने मजहब को फॉलो करती है, इसको कानूनी एतबार से ख़त्म कर दिया जाएगा। तो सर ये इसको आप एक तशवीशनाक चीज़ के तौर पे नहीं देख रहे कि किसी की भी रिलीजियस आइडेंटिटी के ऊपर अटैक तो एक सीरियस बात होनी चाहिए। देखिए एज लॉन्ग एज आप यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉज की बात करते हैं, देखिए हम अमेरिका में जाते हैं, वेस्ट में जाते हैं, तो हम वहाँ पे जाके उस कानून को मानते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अब देखना ही होगा, जिस तरह मैंने पहले बात की, क्या भारत की इंटेंशन क्या है। इंटेंशन अगर तो ये है कि आपने लोगों को फैसिलिटेट करना और आपने उनकी अकायद को क्वेश्चन मार्क नहीं करना, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, उनकी अकायद को हट्टी करना, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आपकी इंटेंशन ये है, जिस तरह मैंने पहले बात की कि आपने किसी की ह्यूमन राइट्स वायलेशन करनी है, आपने उसके पूरे रिलीजन के बारे में ये कह के उसको ख़त्म करना है कि यहाँ पे हम हिंदुत्व को प्रमोट करने जा रहे हैं, तो फिर वो इंटेंशन का सवाल पैदा होता है। तो देखिए पाकिस्तान के अंदर बीइंग ऐसे कारी तादाद पाकिस्तान के इज नॉट मोर देन 15,000, बट जब मैं गया असम्बली के अंदर अपना सिख मैरिज एक्ट बिल लेके गया तो मेरा वो बिल यूनानिमसली पास हुआ। ना सिर्फ यूनानिमसली पास हुआ, उस वक्त अपोजिशन PTI की थी और मियां महमूद रशीद साहब अपोजिशन लीडर थे। मैं उनके पास गया कि आज मैं ये सिख बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया और आज पास होना है। उन्होंने कहा जी सरदार साहब हमारी आपकी हुकूमत के साथ किसी बात पे नाराजगी होगी या हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, लेकिन इस पे हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज फॉर द माइनॉरिटी एंड वी विल सपोर्ट यू। उन्होंने उस वक्त ना कोई अपना ना कोरम पॉइंट आउट किया, ना पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेके आए जब तक मेरा बिल पास नहीं होगा। जब बिल पास हुआ तो मुझे अपोजिशन लीडर ने भी उठ के मुबारकबाद दी और मेरे टेलीविजन बेंचेस ने भी उठ के मुझे मुबारकबाद दी। तो दिस इज हाउ पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज को ट्रीट किया जाता है। बट मैं ये नहीं कहता कि 100% चीजें ठीक होंगी और यहाँ पे मसाइल नहीं है, मसाइल हैं, बट क्या उन मसाइल के इदराक के लिए रियासत पाकिस्तान की मशीनरी, आपकी गवर्नमेंट, आपकी लीडरशिप इज सिंसियर, इज कमिटेड? तो आंसर इज यस। जहाँ पर भी कोई वाकया होता है हमारी लीडरशिप, मियां नवाज शरीफ साहब पिछले दिनों 1-2 वाकयात हुए, मियां नवाज शरीफ साहब खुद तशरीफ लेके गए। चीफ मिनिस्टर पंजाब इज विजनरी लीडर और वो चाहती है कि पंजाब के अंदर मैं सबको एक पार्ट देखूँ, और वो तो कहती है मेरी माइनॉरिटी मेजोरिटी नहीं है, मैं तो सबको एक पाकिस्तानी समझती हूँ और यहाँ पे इनके सबके हकूक जो है वो सबके इक्वल होने चाहिए। इसी तरीके से चीफ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की बड़ी क्लियर है, मैंने उनके साथ
काम किया जी, एक टर्म जब वो हमारे वजीर आला पंजाब थे, मैंने उनके साथ काम किया। जिस तरीके से वो माइनॉरिटीज को लुक आफ्टर करते हैं, जिस तरीके से वो माइनॉरिटीज के इशू को एड्रेस करते हैं, शायद इसकी मिसालें मिलती। तो लाइक वाइज हम यही चाहते हैं कि अगर भारत की नीयत ठीक है और वो किसी को फैसिलिटेट करना चाहते हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन एक्सपीरियंस है कि शायद इंटेंशन कुछ और है जी। जी सर, बहुत शुक्रिया। इधर नाल एक लास्ट सवाल, हमें ये बताएं कि हम जिस तरह हमने इतनी बड़ी तादाद में चढ़ते पंजाब से, इंटरनेशनल डायस्पोरा से हमने जो सिख यात्री हैं उनको यहाँ पे मेहमान बनाया था, उनकी मेज़बानी का हमें शर्फ हासिल हुआ था, बड़ा एक अच्छा एनवायरनमेंट सा डेवलप होगा। दोबारा अनकरीब हमें ऐसा कब देखने को मिल रहा है, कौन से इवेंट्स आ रहे हैं? देखिए, अभी तो पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बाकायदा तौर पे अपना एक कैलेंडर बनाने जा रही है और कैलेंडर से मिला हमारा पूरा स्केड्यूल कि एक साल के अंदर कौन कौन से इवेंट हम सेलिब्रेट करेंगे। अभी मैं 5 दिन पहले होकर आ रहा हूँ, कोयटा में पहली दफा हुआ है पिछले 70 साल की कि पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रधान कोयटा में गया है, क्योंकि बलोचिस्तान के लोग हमें और अपने आप को उनके अंदर एक एहसास महरूमी होता है। सो मैंने गुरु अमरदास जी का जन्मदिन कोयटा के गुरुद्वारे में जाके, जो सिंह सभा का गुरुद्वारा कोयटा में, मैंने संगत के साथ मिलकर सेलिब्रेट किया। उनको बताया कि हम सब एक पाकिस्तानी है और हम सबकी पहचान ये पाकिस्तान है, हमारा मजहब सिख है लेकिन हमारी पहचान पाकिस्तान है। तो मैं आपके साथ मिलकर सेलिब्रेट करने आऊँ और दे वर सो हैप्पी। हम इसी तरीके से बलूचिस्तान के अंदर एक ज़ियारत के अंदर, मैं भी बलूचिस्तान में था, तो बलूचिस्तान की जो टॉप लीडरशिप है उनके साथ मैंने बैठ के बात की है। हम ज़ियारत के अंदर एक और गुरुद्वारा खोलने जा रहे हैं। लाइकवाइज जो पंजाब के अंदर कुछ ऐसे स्थान है जो बड़े हिस्टोरिकल है, उनकी हम कंजर्वेशन, रेस्टोरेशन और ओपनिंग की बात करें। सो अभी कुछ दिन बाद हम गुरु अर्जन देव जी का शहीदी पर्व मनाने जा रहे हैं। फिर महाराजा रंजीत सिंह जो हुए सन ऑफ द सॉइल, जिन्होंने 40 साल यहाँ पे हुकूमत की, उनकी बरसी मनाने जा रहे हैं। फिर इसी तरीके से गुरु रामदास जी का हमने जन्मदिन मनाना है। गुरु नानक देव जी की फिर नवंबर में बहुत बड़ी फेस्टिविटी होती है, दुनिया भर से डायस्पोरा आता है, भारत से हमारे आते हैं लोग, लोकल पाकिस्तानी आते हैं, तो अराउंड 30 to 35% गैदरिंग होती है ननकाना साहब में, हमने वो सेलिब्रेट करना। सो पूरा साल हमारा कोई ना कोई फेस्टिवल रहता है। लाइकवाइज हमारे जो हिंदू भाई हैं उनके साथ मिलकर हम दिवाली सेलिब्रेट करेंगे, उनके साथ मिलकर और बहुत से उनके फेस्टिवल हम उनको सेलिब्रेट करेंगे। हमारे क्रिश्चियन भाइयों के साथ मिलकर हम क्रिसमस इस साल इंशाल्लाह 25 दिसंबर को सेलिब्रेट करेंगे। और उनके जो इवेंट्स हैं हम सब ने मिलकर अपनी हर एक ने अपने मजहबी आज़ादी के साथ अपने मजहबी तकरीबात मनानी है। और फिर हमारे जो मुसलमान भाई हैं, कुछ दिन बाद ईद उल बकर आ रही है, हमने ईद उल अज़हा को सबने मिलके ईद उल अज़हा को सेलिब्रेट करना है। और ये वो सारे इवेंट्स हैं जो हमने सबने मिलके मनाने हैं। और पाकिस्तान के अंदर हमने जो इंटरफेथ हार्मनी है, जो मजहबी रवादारी है, जो एक दूसरे के साथ मोहब्बत है, प्यार है, उसको परवान चढ़ाना है। हाँ, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, मैं उनको क्या कह सकते हैं, जो जब छोटी सी एक जो गलती है वो पाकिस्तान का इमेज डिस्ट्रॉय करने में बहुत क्लीनली रोल प्ले करती है। शायद वो ये नहीं समझ रहे होते कि अगर कोई ऐसा करवा भी रहा है तो उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है, पाकिस्तान के लिए रेजोल्यूशन पास करवाना है। अपना यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर जो यूएस की एक ह्यूमन राइट्स वॉच की जो रिपोर्ट आती है उसके अंदर कि पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटी सेफ्टी है। तो मेरी सबसे अपील है कि ये पाकिस्तान जो है ये बड़ा प्यारा मुल्क है, इसके लोग बहुत प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले, अपना अपना रोल, अपना हिस्से से इस पाकिस्तान की खिदमत करें ताकि पाकिस्तान का वकार और जो मेरा ग्रीन पासपोर्ट है जब वो आप लेके जाएं तो आपको उस लाइन से कोई ना निकाल दे कि पाकिस्तानी इसको लाइन से निकाल के इसकी एक स्पेशल इसकी मॉनिटरिंग करो, स्क्रूटी करो, इसको अच्छे तरीके से करो, रादर जहाँ पे बाकी खड़े हम भी वहाँ पे उसी लाइन में खड़े हो जाए। थैंक यू वेरी मच। जी सर, इसके साथ आखिरी सवाल के तौर पर मुझे सिर्फ क्विकली अगर आप बता सकें, इंटरफेथ हार्मनी की हमने बात की कि आपकी हुकूमत क्या कर रही है या बाकी एक मजमूई तासर क्या है, लेकिन इसके अंदर ये ऐसा काम नहीं है जो सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये मेरी भी जिम्मेदारी है, ये हर प्रोग्राम देखने वाले फर्द की जिम्मेदारी है। इसके अंदर मुझे आप बताएं कि नौजवानों का और मीडिया का क्या किरदार होना चाहिए और वो इसको एक नेशनल कॉज के तौर पर कैसे आगे लेके चल सकते हैं। देखिए जी, मैं अभी कुछ दिन बाद मैंने काम शुरू किया हुआ है, मैं एक पूरी कंसंट्रेटिव वर्कशॉप करवाने जा रहा हूँ। उस कंसंट्रेटिव वर्कशॉप में मैं अगले 5 साल का अपना रोड मैप देने जा रहा हूँ। उस पर हमने इनिशियल होमवर्क कर लिया हुआ है, डिस्कशन हो चुकी हैं, ऑलमोस्ट इट्स इन द फाइनल स्टेज। और वो रोड मैप मैंने फिर चीफ मिनिस्टर पंजाब को देना। उस रोड मैप के अंदर जो आप नौजवानों की बात कर रहे हैं, आप मीडिया की बात करें, आप जुडिशरी की बात करें, आप लॉयर्स की बात करें, आप सिविल सोसाइटी की बात करें, तबका ज़िंदगी का हर वो शुबा, एंटरप्रेन्योर्स की बात करें, बिजनेसमैन की बात करें, हम उनको लेके हम बाकायदा उस पर डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स की बात करें, रिलीजियस लीडर्स की बात करें, आए
माइनॉरिटी लीडर्स की बात करें, आए मिलके बैठ के हम इस 5 साल रोड मैप के अंदर देखें हम पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से इंटरफेथ हार्मनी को फरोग दे सकते हैं, सोशल जस्टिस को फरोग दे सकते हैं, माइनॉरिटी डेवलपमेंट हम किस तरह कर सकते हैं। और वो रोड मैप हमारा सिर्फ 5 साल का ना हो, वो जब हम अगले 10 साल का 15 साल का एक पूरा प्लान बना रहे तो वो रोड मैप शुड बी स्टेपिंग स्टोन, और वो सपोर्ट करे, कंट्रीब्यूट करे, चाहे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 है या इसके अलावा कोई और ऐसा कोई प्लान आता है तो वो सारे उसको कंट्रीब्यूट करो, ताकि पाकिस्तान के अंदर जो हमें स्टिग्मेटाइज किया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज आर नॉट वेल प्रोटेक्टेड, दे आर नॉट सेफ, तो वो उसकी बजाय ये कहे कि नहीं, पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटी है दैट इज एन इंटीग्रल पार्ट, और जब भी पॉलिसी बनती है उस पॉलिसी के अंदर माइनॉरिटी को हमेशा शामिल किया जाता है। और ये माइनॉरिटी यस अददी एतबार से ये माइनॉरिटी है, ये रिलीजियस माइनॉरिटी है, बट एज लॉन्ग एज जब राइट्स की बात आती है, जब डेवलपमेंट की बात आती है, जब मिनिस्ट्री डेवलपमेंट की बात की आती है, माइनॉरिटी इसमें अपना रोल प्ले करता है, और माइनॉरिटी पाकिस्तान की हर शोबा जिंदगी में अपनी कंट्रीब्यूशन से इस पाकिस्तान की तरक्की के अंदर अपना किरदार अदा कर रही है। सर, क्या आप नहीं समझते कि ये तो होता है कि जो बैरूनी तरफ से एक खास एजेंडे के तहत प्रोपेगेंडा टाइप किया जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात हमारे भी यहाँ पे चंद नादानिस्तगा या नाअक़बत अंदेश हल्के हैं जो उसके अंदर दानिस्तगी में या नादानिस्तगी के अंदर अपना हिस्सा डालते हैं और उसको ज़्यादा प्रोलिफरेट करने का एक बाइस बनते हैं, बगैर जानते बूझते हुए कि ये सब चीज़ एक खास एजेंडे के तहत की जा रही है। उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि इस पर हम कैसे बहसीयत कौम काबू पा सकते हैं? देखिए ना, उनको अब क्या कहूँ, उनको तो खुदा ही कर दे सकते हैं उनके लिए अब मेरे पास क्या है। आप देखिए सोसाइटी को जो पिछले 5-7 साल में 8 साल में जिस तरीके से पोलराइज किया, और खासकर जिस तरीके से यूथ को पोलराइज किया गया, और हम ये भूल गए कि ये हम एक ऐसे एटम बम बनाने जा रहे हैं जो हमारी रवायात को जीरो मिट्टी कर देंगे, जो हमारी इस पहचान को, हमारी शनाख्त को क्वेश्चन मार्क कर देंगे। हमारे वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, जिन्होंने अपनी जान के नजराने पेश किए, हमारे वो शोदा जो बॉर्डर पे खड़े होकर जिन्होंने अपनी जानों के नजराने दिए, हमारी वो शोदा की फैमिलीज जो आज भी उनकी आंखों में आंसू है जब उनको वो याद करते हैं, हमारे उन शोदा के बच्चे आज भी जब बात करते हैं तो उनकी आंखों में आंसू होता है, आज भी वो हमसे निराल होते हैं, चाहे वो हमारा फौज का वो सिपाही जिसने बॉर्डर पे खड़े होकर, या फौज का ऑफिसर जिसने जान दी, हमारा पुलिस का वो सिपाही जिसने हमने अमा के लिए यहाँ पे अपनी जान दी, हमारे रेस्क्यू के वो बहुत सारे साथी जिन्होंने लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की, हमारे वो फायर फाइटर जब आग लगती है तो फ्रंट पे जाके उस आग को बुझाने के लिए अपनी जानों की परवाह नहीं करते। लेकिन हमने इस सोसाइटी को इतना पोलराइज किया, और फिर हमने अपनी आंखों से देखा जिस तरीके से हमारे उन शोहदा के पुतले जलाए गए, हमारे उन पुलिस के जवानों के ऊपर उनको पत्थर मारे गए, हमारे उन माइनॉरिटी के लोगों के जिनकी इस पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूशन है, आज आप उनको पत्थरों से आप संसार करते हैं, तो आप कौन सा माशरा दे रहे हैं? आप किस माशरे की बात करते हैं? आप कौन सी इस कौम को कौन सी होप देने की बात करते हैं? जब आप इस तरह पोलराइज कर देंगे सोसाइटी को, तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपकी सोसाइटी कोलैप्स कर देगी, और आपका जो फैब्रिक है, जो सोशल फैब्रिक है, वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। और खुदा न खास्ता अगर आपका वो सोशल फैब्रिक डिसइंटीग्रेट हो गया तो इस पाकिस्तान के लिए जो हमने कुर्बानियाँ देके हासिल किया, ये देखें, मैं अक्सर एक बात करता हूँ, हम जब बात करते हैं कि मुसलमानों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी, मुसलमानों के साथ जो यहाँ पे बसने वाली माइनॉरिटी, उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, उनकी बड़ी कुर्बानी है। मेरे वालिदैन की, मेरे फोर फादर्स की कुर्बानी है कि उन्होंने अपना खानदान कुर्बान कर दिया, आधा चला गया, लेकिन हमने कहा नहीं, हम इस धरती के बच्चे हैं, इस धरती के बेटे, हम यहाँ पे रहेंगे। इसी तरीके से क्रिश्चियंस ने जब वोट दिया पंजाब के लिए, उनकी भी कुर्बानी है। हिंदू कम्युनिटी जो यहाँ पे रुकी, उनकी भी बड़ी कुर्बानी है। तो हर एक ने बड़ी कुर्बानियाँ दे के वतन अजीज को हासिल किया। तो हमें अब जरूरत है कि आज जब मुल्क आपसे मांग रहा है कि मुझे आप स्टेबलाइज होने दें, मुझे इकोनॉमिकली एम्पावर होने दें, आपने एटॉमिक बना लिया, बट एटॉमिक उस वक्त तक आपका कामयाब नहीं है जब तक आप इकोनॉमिकली आप नहीं है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सब एक कौम बन के, रादर के हजूम बने, एक कौम बन के इस मुल्क को आगे लेके चले, ताकि इस मुल्क की जब तकदीर लिखी जाए तो उसमें पाकिस्तान के तमाम पाकिस्तानियों का हिस्सा, और वो लोग जो आग लगाने वाले हैं उनको सिर्फ एक साइड पे रखें, क्योंकि उनका काम ही आग लगाना है। तो हम आग लगाने वाले में ना हो, हम आग बुझाने वालों में से होंगे। आग बुझाने वाले में से हूं। बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ है पाकिस्तान के पहले सिख वजीर और वजीर बराए अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा साहब। बहुत शुक्रिया सर, आप आए हमारे पास और आपने इतने कीमती ख्यालात जो हैं हमारे साथ शेयर किए। इसके साथ बात एंडिंग नोट पे ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के अंदर इंटरफेथ हार्मनी जो है वो रोज अफजू बढ़ रही है, लेकिन एक चीज होती है कि ग्राउंड के अंदर क्या है और उसे दिखाया कैसा जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर वो चाहे सरहद पार से बात हो, दो मिसालें पाकिस्तान के अंदर अभी हम बैसाखी जो हमने कामयाब तरीके से सरकारी सतह के ऊपर मनाई है उसे सेलिब्रेट किया जा रहा है, और उस तरफ
آپریشن بلو سٹار کی برسی منائی جا رہی ہے، اور جو اندرا گاندھی کی ہلاکت کے بعد دلی کے اندر، دلی کی سڑکوں کے اوپر سکھ مرد و خواتین کا بدترین قتل عام کیا گیا تھا، اسے یاد کر کے دکھ کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ صرف یہ بتاتا ہے کہ مذہبی رواداری کی سچویشن کہاں نسبتاً بہتر ہے اور کہاں پہ مخدوش ہوتی جا رہی ہے، لیکن جینے دو کی پالیسی کے اوپر کاربند رہنا چاہیے۔ اس کے اندر ہم سب کا یہ کام ہے، اور یہ بحیثیت مجموعی، صرف حکومت اس کو نہیں کر سکتی، صرف میڈیا، صرف نوجوان نہیں کر سکتا، ہر آدمی کو اپنی انفرادی سطح پر اس کی کوشش کرنی ہے کہ وہ اس مذہبی رواداری کو فروغ دے، کیونکہ آخر میں پاکستان سب کا ہے، اور پاکستان کا مثبت تاثر اجاگر کرنا ہم سب کی قومی ذمہ داری ہے۔ اسی کے ساتھ ملاقات ہوگی آپ سے دوبارہ۔ اللہ حافظ، ست سری اکال۔